हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। शिक्षक भर्ती के तहत वन लाइनर जो हमने सीरीज़ शुरू की है, विज्ञान के तहत पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये आपका भाग 2 है। तो देखते हैं आज कितने कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ से कवर कर पाते हैं। यहाँ पर जो अगला सवाल है हमारा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो ये है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m और जो उसका वेग यानी जो वेलोसिटी होती है, उसके गुणनफल को आप कैसे परिभाषित करोगे या क्या कहोगे। तो इसे हम संवेग कहते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। यहाँ पर संवेग का SI मात्रक दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। v वेलोसिटी है, वेग है। वेग में आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके लिख देते हो, मीटर पर सेकंड लिखते हो। चूँकि वेग का मीटर पर सेकंड हो गया, द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम हो गया। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो आपको एक मात्रक के रूप में, यूनिट के रूप में देखने को मिलेंगे। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको वहाँ पर एक क्वांटिटी देखने को ऐसे में मिल सकती है, एक डायरेक्शन होता है जो कि आपको मोमेंटम यानी संवेग में मिलेगा। बल का मात्रक इन्होंने पूछा है कि क्या होगा। तो जो बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है m इंटू ए। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेशन की जब आप बात करते हो तो इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। और जो मास है, द्रव्यमान है, उसका मात्रक किलोग्राम होता है। वही चीज़ इन्होंने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब आपका कुछ इस तरीके से लिखा हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस वाले को जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो ये -2 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर बल के मात्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे न्यूटन भी कहते हैं हम। यहाँ पर गति के द्वितीय नियम के का जो है गणितीय सूत्र इन्होंने पूछा है, तो वो होता है F इक्वल टू m इंटू ए। यही जो F इंटू ये m इंटू डी लिखा हुआ है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। m इंटू ए होता है यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपका थ्योरी भी आपका वन लाइनर के फॉर्म में। बाकी डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है सुपर टेट की। सब कुछ आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी इसकी फीस नहीं है। तो आप लोग कहीं और जाने के बजाय, किसी और उसमें जाने के बजाय, कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कुछ भी है, उसके बजाय अगर आप यहाँ पर एक एक क्लासेस को आप देखते चलते हो तो श्योरली हम लोग 130 प्लस मार्क्स आसानी से बना ले जाएंगे अपने शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर आगे अगला सवाल है कि किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप एक्शन रिएक्शन की लॉ की बात करते हो, कहते हो जब ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करके आप इंग्लिश में बोल देते हो कि प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर किंतु विपरीत में जो है एक प्रतिक्रिया होती है। और यही आपका जो गति का तृतीय नियम है वो कहलाता है। ये इसके एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी गेंद को अगर दीवार पर फेंकते हैं तो वह उस दीवार से वापस आपकी तरफ आती है। या फिर इसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप किसी को अगर चांटा मारिए, जैसे कंटाप मारना होता है वैसे ना मारिएगा, ठीक है। बस मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि आप किसी को अगर चांटा या कंटाप अगर आप मारते हो तो आपके हाथ में भी चोट लगती है। आपने ये चीज़ महसूस किया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लिखा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अगर आप किसी भी वस्तु के मास को लेकर के बात करोगे तो वो इनर्शिया की मेजरमेंट को बताता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। यहाँ पर बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों? W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी। यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कार्य किया गया है वह आपको पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं एक दीवार खड़ी है, आप उस पर केवल जोर लगा रहे हो, मतलब बल लगा रहे हो, और आप ये बोलो कि हम कार्य कर रहे हैं। नहीं, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, अपने आप को खिसकाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तब तक वहाँ पर कार्य नहीं होगा। बल का मात्रक दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पर F इंटू डी, ध्यान रखिएगा, जो बल का मात्रक नहीं, ये कार्य का मात्रक है। काफ़ी कुछ जो गलतियाँ हैं वो मैं आपको सुधारता चल रहा हूँ, यहाँ से बताता चल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और डी का मात्रक मीटर होता है। तो आप इसे न्यूटन मीटर या जूल कह सकते हो, कह देते हो। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक होगा, ना कि ये बल का होगा, ठीक है जी। आगे है इसमें, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब जो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की जब आप बात करते हो तो वो सोलर एनर्जी होती है। और यही सोलर एनर्जी, यही सौर ऊर्जा जो है वो जिम्मेदार है, किस लिए जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण,
यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यानी पेड़ पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। आप इसका समीकरण भी याद रख सकते हो, 6CO2 प्लस 6H2O, ये क्या बनाएंगे आपकी C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कह देते हो। ऐसे में ऊर्जा का मात्रक पूछा है तो जूल होगा। यहाँ पर एक सवाल है कि आप पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के सम को या योग को क्या बोलते हो? तो उसका योग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हो। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है दोस्तों, उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसके कारण? अगर गति के कारण है तो इसे आप हाफ mv², इसका जो फॉर्मूला है आप काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू आप यहाँ पर रख सकते हैं हाफ mv²। वही जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण अगर कुछ चेंज हो रहा है, उसकी स्थिति के कारण कुछ अगर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh करके आप लिख देते हो कि जी। ठीक है, ये गुरुत्व त्वरण है, ये हाइट है आपका, ये आपका मास हो गया। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप कर रहे होते हो तो किसी भी बॉडी की, निकाय मतलब बॉडी होता है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। बस यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है। आगे चलते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ। लिखा है किस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश हो सकता है? तो ये है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके तहत यही बात कही गई है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है, और ना ही इसका विनाश यानी डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। आगे है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि शक्ति या पावर क्या होती है? तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है उसे हम शक्ति या फिर पावर कह देते हैं। ओके जी, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वो 1 वाट के, शक्ति के मात्रक में क्या लिखोगे आप? वाट लिखोगे। ये 1 वाट करके बोल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाट ही आएगा, है वाट करना, वाट करके आप बोल दो। 1 जूल 1 सेकंड, ये आपका 1 जूल प्रति सेकंड करके है, ध्यान रखिएगा। इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किस में व्यक्त करते हैं? तो जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब उच्च दर की बात करोगे तो उसे हम वाट के बजाय किलोवाट में रिप्रेजेंट करने लगेंगे। एक बड़ी यूनिट के बारे में पूछा है तो वो किलोवाट हो जाएगी। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखें जो यहाँ पर अभी क्लास में हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से, आप उससे ज़रूर जुड़ जाएं। फेसबुक पेज है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, आप उससे भी फॉलो किए रहें। आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन, जितने PDF फाइल्स हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, लिंक्स, सब कुछ आपको मैं भेज दिया करता हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बाकायदा बना रखी है सुपर टेट 2021 नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। CTET UPTET की भी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी। आप देखेंगे तो CTET UPTET 2020-21 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? अब जब आप पिंड के विस्थापन की बात कर रहे हो और कार्य ये कितना बता रहे हैं, W इज इक्वल टू F इंटू डी। क्या लिखा मैंने भाई? मैंने लिखा W इज इक्वल टू F इंटू डी। इन्होंने कहा जब विस्थापन 0 है, लो जी, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, यानी कि जो वर्क है वो आपका 0 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा? ये माइनस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये केवल डैश लगा हुआ है। तो हाफ mv², अभी मैं आपको बता के आ चुका हूँ। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ये देखने को मिलेगा। चलिए, तो इतनी बातें थी जो कि अभी तक हम आपके गति, बल और बाकी चीज़ों से बात कर रहे थे। अब एक और चैप्टर है हमारे पास में, लाइट।
हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। आपकी सब कुछ वन लाइनर में बताऊंगा मैं। आपके थ्योरी वाले जो लेक्चर है वो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे देखने को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, मतलब अब जब सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, तो वो एक वेव की भांति भी, एक तरंग की भांति और एक पार्टिकल दोनों की भांति अपने गुण को दर्शाते हैं। वह एक तरंग के रूप में भी देखने को आपको मिलेंगी और एक कण के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगी। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये दोनों सवाल। आगे है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो वो कांच से गुजरते हुए न्यूनतम देखने को मिलेगी आपको। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? जब आप सोलर रेडिएशन की बात करते हो कितने समय में पहुंचती है, तो 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। इसमें 8.5 लिखा हुआ है, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसमें प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल प्रभावित होता है वो क्या है? मतलब वायु से होती हुई कोई भी सोलर रेडिएशन कांच में जाकर के एंटर की, ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो दोनों ही आपकी अफेक्ट होंगी, प्रभावित होंगी। यानी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में ही हमको आपका अंतर देखने को मिलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ध्यान रखिएगा, वेग चेंज हो गया, तरंग दैर्ध्य चेंज हो गया, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं हुई। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो आपके काम की चीज़ है। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, बाकी तरंग दैर्ध्य और वेग वो आपके चेंज हो जाएंगे। किस ऊर्जा रूपांतरण के द्वारा प्रकाश और संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि जो आपका फोटिक एक एनर्जी है, या आप ये बोल लो जो लाइट एनर्जी है, उसका केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। कहाँ होता है? जो फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभी मैंने बताई है वही होता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं को प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो क्या है? तो वो नियॉन गैस होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका परावर्तन और व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। और जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हो, एक आपतित होती है कोई किरण इंसिडेंट होना, और एक होता है परावर्तित होना, ठीक है जी। तो ये दोनों ही घटनाएं जो है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आगे दिया है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पूर्ण आभ्यंतर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बाकी सारी चीज़ें, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ये सभी कुछ आपको मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, थ्योरी के जैसे ही लेक्चर आता है उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वो प्रकाश तरंगे होती हैं। ऐसे ही जो एंडोस्कोप है वो किस पर काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि मरीजों के पेट के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए जो डॉक्टर एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और जो एंडोस्कोप है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सकल आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। मृगमरीचिका, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हो मृगमरीचिका, मतलब ये हुआ, आप देखोगे जब आप राजस्थान वगैरह में जाते हो या आप जाओ जो आपके बलुआ इलाके हैं जहाँ पर बालू बालू देखने को मिले, आपको लगेगा आगे आग लगी हुई है, जल रहा है कुछ। गर्मी के दिनों में आप देखते हैं सड़कों पर जो कोलतार वाली सड़कें होती हैं, आगे लगेगा कुछ आग जल रही है, लेकिन आप जब नज़दीक पहुंचते हो तो वहाँ पर ऐसी चीज़ वो नहीं देखने को मिलती है। इसे ही मृगमरीचिका बोलते हैं, ठीक है जी। और यह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। कटा हुआ हीरा भी इसी के कारण चमकता है। लिखा है, उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण उसकी उच्च अपवर्तन जो है वो है, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए अभी ये हमारा जो पार्ट 2 है इस पर अभी हम यहीं पर रुकते हैं। इसका पार्ट 3 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। लाइक और शेयर आप वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।